हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता। So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। For take all doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, तज़किया प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समीउल्लाह मलिक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हम एक पाकिस्तान के अंदर और इस खित्ते के अंदर एक ग्रेट गेम की बात कर रहे थे और हम आखिरी जो सवाल जिस पे हमने इस प्रोग्राम को ख़त्म किया था उसमें ये था कि पाकिस्तान के लिए इस खित्ते के अंदर जो एक नई ड्रामाई तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं उसके लिए पाकिस्तान को उसमें से हिकमत के साथ किस तरह निकलना होगा उसके बारे में हमने अपने मेहमान गिरामी से बेशुमार सवालात भी किए थे और कुछ सवालात के अशकालात जो थे वो भी सामने आए और उसमें कुछ तज्ज़िये के साथ कुछ हल भी उसकी तरफ भी इशारा हुआ। इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त बल्कि पिछली 3 दहाइयों से एक सख्त मुश्किलात में गिरा हुआ है और इस वक्त जो ग्रेट गेम की जो गेम चल रही है और जिस सिलसिले में उसमें वस्त एशिया के रास्ते भी उनके जो वसाइल हैं उस पर कब्ज़ा करना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर को वो ख़त्म करना और इस खित्ते के अंदर भारत की हेजमनी को कायम करना और तीसरी सबसे बड़ा जो है कि चीन का किस तरह मुहासरा किया जाए और चीन को उसकी माशी तरक्की को उस पर कदगन लगाना, ये बहुत से ऐसे मसाइल हैं इसके ऊपर बड़ी मुद्दत से और बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। लेकिन ये है कि अफ़गान जहाद के अंदर जिस तरह रूस के दांत खट्टे हुए इस तरह अब अमेरिका भी खासी परेशानी के आलम में मुब्तला है और वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह इस खित्ते से निकले और वो चाहता है कि इस खित्ते से इस तरह निकले कि उसकी जो बर्तरी है वो भी वाज़ेह तौर पर बरकरार रहे और दुनिया की बदस्तूर सुपर पावर बना रहे। और तीसरी बात यह है कि ये जो रसवाई है ये किसी और के हिस्से में आए और किसी और के ज़िम्मे लगाई जाए। यही वजह है कि जब वो वियतनाम से निकला तो उसने इस वियतनाम की शिकस्त का बदला जो था वो कम्बोडिया से लिया, कम्बोडिया को ताराज किया। लेकिन वहाँ तो वियतनाम से निकलते हुए उसके पास उसके फ़ौजी हेलीकॉप्टर से लटक के समुद्र तक तो पहुँच गए, एक रास्ता था निकलने का। लेकिन यह है कि अब अफगानिस्तान के अंदर जो उसकी 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज और 40,000 से ज़्यादा नेटो की जो अफवाज हैं वो किस रास्ते से निकले। मुल्क मासवाए पाकिस्तान की उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है और अब बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस इलाके से ताबूत निकालने के लिए भी उनके पास कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा हुआ है। फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह हमारे मेहमान गिरामी ने पिछले दफ़ा बताया कि हमारे पास एक क़ुव्वत बाकी है कि हमारे पास उनकी एक सप्लाई लाइन मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और उसके हवारियों को लाखों हज़ारों नहीं लाखों लीटर सिर्फ पेट्रोल की ज़रूरत है। खुराक की और दूसरी रसद की बात मैं नहीं कर रहा, वो भी बेशुमार उसके अखराजात हैं। और शायद आपके लिए ये बात नई नहीं होगी कि नेटो की अफवाज बेशक नेटो के ममालिक से ली गई है लेकिन नेटो की अफवाज का तमाम अखराजात जो हैं वो अमेरिका के ज़िम्मे हैं और उसकी रसद और उसकी सप्लाई भी है वो भी पाकिस्तान के ज़रिए हो रही है। और इस वक्त अमेरिका के जो अखबारात और अमेरिका के जो अपनी बहुत बड़े थिंक टैंक्स हैं जिनकी अखराजात बहुत गहरी निगाह और अमीक निगाह है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर 1 लीटर की कीमत जो है $100 से $150 में पड़ रहा है 1 लीटर पेट्रोल। और अगर $150 पेट्रोल पर लीटर वो भी उसे मुयसर ना आए, पाकिस्तान के रास्ते में उसकी सप्लाई लाइन बंद हो जाए, तो फिर बताइए कि अमेरिका के पास और क्या रास्ता बचता है मासवाए पाकिस्तान की मदद लेने और ताउन करने की। अब मसला ये है कि यहाँ पे आके मामला जो है एक ऐसा ट्रैकर के साथ उलझता है
कि वो ट्राइका तो चाहती है कि किस तरीके से इस ट्राइका के जो 2 मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि किस तरीके से अमेरिका इस जंग में उलझा रहे और किस तरीके से बाहर ना जाए, और अगर जाता भी है तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो इसके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसका बंदोबस्त करके जाए। और इसमें सबसे बड़ी जो इसकी ख्वाहिश वो भारत और इसराइल की है। लेकिन ये है कि अगर ये भी कम नहीं होता तो कम से कम कभी इस पे इसका तोड़ा भोरा तो कम से कम बना के जाए, ताकि भारत की हेजमनी इस पे कायम रहे और भारत जो है अपने मकासद में कामयाब हो सके। इस सिलसिले में बड़ी ड्रामाई तब्दीलियां भी हमारे इस खत्ते में आ रही हैं। अब आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्ते पहले जो हमारे ISI और CIA के जो मुज़ाकरात हुए हैं वो भी नाकामी की हद तक पहुंच चुके हैं। उसके बारे में ये बातें तो यही कही जा रही हैं, वो कह रहे हैं कि अभी इस्लाह का कोई रास्ता भी बाकी तो है लेकिन बड़ा मादूम सा रास्ता है। लेकिन यह है कि उसकी नाकामी का एतराफ़ दोनों अतराफ से कर लिया गया है, और यही वजह है कि अब अमेरिका के पास उसको चाराकार नहीं था, और अमेरिका ने बड़े बुझे दिल और बड़े टूटे हुए दिल के साथ पाकिस्तान की बातें मानने से ना तो इनकार किया है और ना ही इकरार किया है। लेकिन यह है कि इनकार ना करना जो है ये पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के हक में एक मुस्बत कदम समझा जा रहा है। इसकी वजह शायद ये है कि हमारे पाकिस्तान के अस्करी ज़राए ने ये बात तय कर ली है, या अब या फिर कभी नहीं। इसलिए इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को ये बात सबक हासिल हो गया है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के पहले जो मुशर्रफ जो था, जिसने जो गलती की थी, उस फाश गलती के जो नुकसानात हैं वो किस तरह कम से कम न सिर्फ उसे कम किया जाए बल्कि उसे ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के हक में उसे इस्तेमाल किया जाए। इसलिए पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो है, बदनसीबी ये है कि पाकिस्तानी की अस्करी क़यादत के साथ पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो लगा खाती है या नहीं खाती, ये एक अलग बहस है। लेकिन यह है कि इस वक्त जो है पाकिस्तानी अवाम जो है वो ये इस बात को बड़ी तहसीन की नज़र से देख रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वो कह तो ये भी रहे हैं कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त अस्करी क़यादत जो कदम उठाया है वो एक बेहतरीन कदम है जो कि पाकिस्तान के हक में जा रहा है, और पाकिस्तान को दरपेश जो ख़तरात हैं उसको या तो कम करने में इसकी मदद मिलेगी, या पाकिस्तान को एक नई लाइन, एक नई जहद जो मिलेगी इस मामले में। इसी सिलसिले में हमने पाकिस्तान के एक बहुत नामवर सियासी तज्ज़िया निगार और दफ़ाई तज्ज़िया निगार जो है ब्रिगेडियर उस्मान खालिद साहब को ज़हमत दी है। भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले प्रोग्राम के अंदर मैं आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। पिछले प्रोग्राम में आपने काफ़ी होशरबा बातें भी कहीं, उसके कुछ आपने बैनुस्तूर अशारे भी फरमाए आपने, और कुछ आपने कुछ चीज़ें खुल के भी आपने बताया। लेकिन आखिरी बात जो हमने आपसे जो बात हमारा प्रोग्राम पिछला ख़त्म हुआ था उसमें ये था कि अगर इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान को अगर एक और जंग लड़नी पड़ी तो उसके ख़तरात पाकिस्तान के हक में कितने होंगे और पाकिस्तान के हक में कितने होंगे, उसका आपने जवाब भी दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेना चाहता हूँ कि आप देखा होगा रिसेंटली एक बड़ा ड्रामाई एक चेंज आई है, जैसे मैंने अपने तस्ज़ीम में भी कहा है कि पाकिस्तान ISI और CIA के मुज़ाकरात जो है वो इस बुरी तरह नाकाम हुए हैं कि माइक मोलन 2 दिन पहले पाकिस्तान की आई से बहुत बरसे हैं और पाकिस्तान के लिए नया 5 नुकाती नया प्रोग्राम वो दे के गए हैं, जिसको हमारे पाकिस्तान के अस्करी कमांडरों ने जिसमें बिल्कुल फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया है। और बल्कि अब ये भी बात समझ आई है कि जो रेमंड के बारे में आपने पिछले प्रोग्राम में तज़किरा किया था, लेकिन ये रेमंड की ड्रामाई रिहाई और उसके पीछे जो मुफादात या जो मादे वो तो अभी तक कौम के सामने नहीं आ सके। बज़ाहिर तो एक दीद का मसला सामने लाया गया कि जो पाकिस्तानी शहरी कत्ल कर दिए गए उनके लाहिकीन को दीद दे के जो है उसे रेमंड को रिहा किया गया। ये भी एक अलग बात है कि क्या एक हरबी काफिर को दीद का मसला उस पर फिट होता या नहीं होता, और क्या खाली इन 3 अफराद के कत्ल ही का उसका मुकदमा था या उसके ऊपर जो बेशुमार जासूसी के और दूसरे मुकदमात थे और जो उसकी साजिशों से पकड़ी गई जिसका उसने इकरार भी किया उसकी सजा की माफ़ी उसे किसने दी। लेकिन बज़ाहिर ये मालूम होता है कि अस्करी क़यादत उसकी रिहाई में उसके साथ नहीं थी, लेकिन उनसे ये वादे वही ज़रूर हुए थे कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले ख़त्म कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर CIA का जो बड़ा मजबूत नेटवर्क बना हुआ है, आप जानते होंगे कि अब तो CIA के जो एहलकार हैं उनके अपने इदारे ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर CIA का सबसे मजबूत नेटवर्क अमेरिका के बाद पाकिस्तान के अंदर है। और ये बदकिस्मती कहिए कि जब पाकिस्तान के पहले अस्करी जो कमांडर था मुशर्रफ, जिसने अमेरिका को आने की इजाज़त दी थी, उसके ज़माने में उन्होंने धौंस के साथ या ताकत या जबर के साथ उनसे ये इस बात की इजाज़त ले ली थी, क्योंकि वो बार बार इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान की अफवाज जो है उसका तालिबान के साथ ताल्लुक़ है और इस खित्ते से वो अमेरिका की अफवाज के साथ लड़ने के लिए लोगों को भर्ती करके भेज रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने फाटा के इलाके से ISI के आदमी को निकलवा दिया था और वहाँ पर फिर CIA ने अपना एक मजबूत एक नेटवर्क कायम किया था।
इस बात का पाकिस्तान के अस्करी ज़राए भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुशर्रफ के कहने पे ISI ने अपना जो था उस बिल्कुल ना सिर्फ महदूद नहीं किया था बल्कि बिल्कुल ख़त्म करके वो फाटा के इलाके खाली करके पीछे आ गए थे। लेकिन रेमंड की गिरफ्तारी के बाद जो होशरबा इंकशाफात सामने आए, जिसके बाद आपने क्लैंडोसाइट का जिक्र भी आपने किया, उसके बाद ISI ने बड़ी तेज़ी के साथ ना सिर्फ अपने वो सारे इलाके वापस ले लिए जो उनको दिए हुए थे, अपने ही इलाके थे जो कि बल्कि वो मकबूजा थे जो आज़ाद हो गए जब ISI के हवाले आ गए। इसके साथ साथ कुछ वादे वही दिए हुए थे कि ड्रोन हमले बंद कर दिए जाएंगे, CIA का नेटवर्क ख़त्म कर दिया जाएगा और बाकायदा लोगों की फहरिस्त पाकिस्तान को दी जाएगी और इनके काम की जो है वो भी बताया जाएगा। लेकिन ये सारे जो जिस दिन रेमंड को रिहा किया गया उससे अगले दिन ही पाकिस्तान पे एक ड्रोन हमला कर दिया गया जिसमें से 80 कबाइल को शहीद कर दिया गया और इसमें 80 के 80 कबाइल जो थे वो सारे के सारे बेगुनाह थे, उनमें कोई ऐसा दहशतगर्द नहीं था। ये अमेरिका के एक बहुत बड़े इंसानी हकूक़ की तंजीमों के 2 वकील भी आए, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की, जो कि अब इस मामले अब वो सोच रहे हैं कि अब अमेरिका की अदालतों में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। लेकिन आपको याद होगा कि बम्बई के अंदर जो हमला हुआ था उसके अंदर ISI के सरबराह जनरल पाशा के खिलाफ भी एक वहाँ पे यानी जो अमेरिका के शहरी थे उनके लवाकीन ने इनका नाम भी मुजरिमों की फहरिस्त में दिया था, जिसमें जनरल पाशा के भी वारंट जारी किए, समन जारी किए गए थे, वारंट नहीं समन जारी किए गए थे बुलाया जाए। लेकिन इसके बावजूद पता यही चला कि जनरल पाशा के जो समन थे उसको भी ख़त्म करने का वादा किया गया था, ना तो वो ख़त्म हुआ और ना ही ड्रोन हमले के बाद वो ड्रोन हमले का वादा था वो पूरा हुआ और ना ही फहरिस्त अदा की गई, उनको पाकिस्तान को मुहैया की गई। लेकिन पाकिस्तानी ISI ने यह दावा किया है कि हमने 355 नाम बाकायदा अमेरिका को दिए थे और वो कह रहे हैं कि ये कुछ इनमें से कुछ लोग जो हैं ये कैरी लूगर बिल के तहत आए हैं, पाकिस्तान के अंदर NGOs की शक्ल में आए हैं। लेकिन ISI इस बात क्लेम करती है कि सबूत भी देती है कि ये यहाँ पे एक नेटवर्क में मुलव्वस हैं जिसकी रेमंड जो है वो उसकी सारे इस नेटवर्क की वो जो निगरानी कर रहा था। और एक ये भी बड़ी होशरबा बात सामने आई है कि पिछले साल जो GHQ पे हमला हुआ था उसके अंदर भी रेमंड ही का नेटवर्क काम कर रहा था, जिसको रेमंड जो है बराह रास्त निगरानी कर रहा था, जिसकी यानी इस हद तक यानी क्लैंडोसाइट आपका जो ऑपरेशन आप बता रहे हैं ये हो रहा था। लेकिन जब ये अमेरिका ने पूरे वादे पूरे नहीं किए और अपने वो सारे काम जारी रखे, जिसके बाद ये सारा इसमें तनाव पैदा हुआ, आप क्या कहेंगे? जो पिछले प्रोग्राम में और अभी जो आपने तमहीद बताई है उसमें 2 सवाल इम्पोर्टेंट उभरते हैं। एक तो ये है कि क्या पाकिस्तान एक और जंग थोपी जा सकती है, ये नहीं। हम अभी तक इसका जिक्र करते रहे हैं कि इंडो ज़ायनिस्ट लॉबी कोशिश कर रही है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ने से पहले पाकिस्तान का तोड़ा बोरा बना के जाए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जो है वो लेकर जाए, ये उनकी कोशिश है। लेकिन अमेरिका भी कोई इतनी कच्ची गोलियाँ नहीं खेला हुआ, उसको पता है कि पाकिस्तान अगर डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी अटैक में तो उसके जो 160,000 ट्रूप्स हैं नेटो के और उसके अपने, उनका क्या बनेगा, और उनका तो निकलने का रास्ता नहीं, जैसे आपने जिक्र भी किया। तो इसलिए वो शायद ये गलती ना करे, लिहाजा ज़्यादा चांस इस बात का है कि अमेरिका ये कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए जी। और उस लड़ाई में अमेरिका जो है हिंदुस्तान का साथ दे। इस वजह से आपने अभी नोट किया होगा, मैंने कम से कम ज़रूर नोट किया है कि उन्होंने कहना शुरू किया है कि लश्कर तैयबा जो है ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ख़तरा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रही है जी। तो जब जो उनकी प्रोपेगेंडा लाइन होती है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम में, कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कन्विंस करना होता है कि ये अटैक जो हम करने जा रहे हैं या जो ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं ये ठीक है, इसमें मुल्क का मफाद है जी जी और ये ज़रूरी है। अभी अगर चूँकि उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि लश्कर तैयबा जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है जी, तो इसलिए मुझे ये शक पैदा होता है कि वो ये एक किस्म का मौका मुहैया कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और उसमें वो हिंदुस्तान को गारंटी देंगे कि पाकिस्तान जो अपनी फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेबिलिटी की बात करता है जी जी, कि अगर हिंदुस्तान का एक भी जहाज़ हमारी बॉर्डर को क्रॉस किया तो हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, उसकी कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम हैं जी। तो लिहाजा जो बड़ा ख़तरा जिसको मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो, लेकिन अमेरिका उसमें बाद में कूद पड़े और शुरू में सिर्फ ये गारंटी दे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा।
ये एक गौरतलब और मुश्किल मसला है। क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका की इस यकीन दहानी में यकीन कर लेगा? जब वो कहे कि वो न्यूक्लियर का टेक केयर कर लेगा, पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, जो कर सकता है अमेरिका धमकी दे सकता है ना, इनडायरेक्टली धमकियां दी जाती हैं, आपको पता है डिप्लोमेटिक चैनल के ऊपर। क्या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो है वो इस पोजीशन में है कि अपनी इस मुल्क की सलामती के लिए हिंदुस्तान के आगे, यानी हिंदुस्तान के मामले में अमेरिका के सामने सरेंडर हो जाए? बात सरेंडर करने की नहीं, बात क्रेडिबिलिटी की है। बात यह है कि जब कोई धमकी देता है तो वो धमकी क्रेडिबल है या नहीं है। अगर पाकिस्तान धमकी देता है इंडिया को कि हम फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उसके लिए उसने कैपेबिलिटी बनाई हुई है, और उसकी जिसकी वजह से वो धमकी दे सकता है, क्योंकि उस कैपेबिलिटी की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी है कि वो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन उसने अभी रिसेंटली जो मिसाइल का तजुर्बा किया है 60 मील ज़मीन से ज़मीन के मार तक, तो क्या उस बात की तस्दीक नहीं करता कि बस उसको खदशा था इसलिए उसने कामयाब तजुर्बा किया है? पाकिस्तान को ये इसका एहसास है, लेकिन अगर अमेरिका कहे वो अपना 6 फीट 7 फीट लेकर उधर आ जाए और कहे अगर पाकिस्तान ने कोई इस किस्म की बात की तो मैं फिर उसमें शामिल हो जाऊंगा, और या गारंटी दे कि पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा, न्यूक्लियर हमला। क्या आप इस खदशे, ये सिर्फ खदशे का इजहार कर रहे हैं आप? ये बोले नहीं, ये खर्चा नहीं है। मतलब यह है कि जब आप वॉर की प्लानिंग करते हैं तो आप उसके लिए सिनेरियो बिल्ड करते हैं जी। एक सिनेरियो ये है कि अमेरिका जो डेस्परेट है और उसने निकलने से पहले पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बना के जाना है जी। लेकिन ये इसलिए मैं इसको डिस्काउंट करता हूँ क्योंकि जब तक आपकी फौज इतनी ज़्यादा उधर बैठी हुई है, आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करके और इस एक बहुत बड़ा मुसीबत अपने लिए पैदा कर सकते हैं कि वो 160,000 जो फौजी हैं वो कहाँ जाएंगे, भाग तो नहीं जाएंगे। जी जी ठीक है, भाई यादों के जरिए इवैक्यूएट हो सकते हैं, लेकिन जब आपने एक दफ़ा हमला कर दिया तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास भी जो कुछ है वो भी तो इस्तेमाल करेगा। जहाज तो प्रवास के काबिल होंगे, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अभी जो करेगा वो कुछ ना कुछ की क्रेडिबिलिटी है जी जी, कुछ ना कुछ की। तो लिहाजा अमेरिका शायद डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर हमला न करे जी, लेकिन इंडिया से करवा सकता है। और इस वजह से जो मैं आपको बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो लश्कर तैयबा का एकदम जिक्र आना शुरू हो जाना और अमेरिका की ज़बान से ये मुझे शक में मुब्तला करता है कि शायद उनकी इस किस्म की स्कीम ना हो जी। इसका काउंटर पॉसिबल है जी। इसका ये नहीं कि ये इन चीज़ों में, क्योंकि एक तो यह है ना कि इस किस्म की धमकियों पर आप अमेरिका को भी धमकी दे सकते हैं कि आप ये जो 6 फीट 7 फीट लेकर आए हो तो आपके जो कैपिटल शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह जो हैं वो हमारी जद में हैं जी जी। नहीं, तो लिहाजा ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये चीज़ कामयाब हो सकती है, ये जंग का सिनेरियो पैदा किया जाए, लेकिन जंग का सिनेरियो पैदा किया जाए और उसमें ऐसी हालात पैदा किए जाएं कि पाकिस्तानी यरक जाएं जी। अगर डर जाएं, खौफजदा हो जाएं। और क्योंकि हमारी सियासी क़यादत इस वक्त इस किस्म की है, जैसे कि हमने कारगिल के केस में देखा जी जी, को फौजी हालत तो इतनी बुरी नहीं थी जी जी, लेकिन वो सियासी क़यादत जो थी उसने घुटने टेक दिए और जाके वो अमेरिका से माफ़ी मांगनी शुरू हो जाए जी जी। लिहाजा ख़तरा ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में क्या ऐसे हालात पैदा हो जाए कि सियासी क़यादत घुटने टेक दे और अमेरिका उसमें कामयाब हो गए। उसके घुटने टेकने का क्या मतलब होगा कि अमेरिका जो कि जंग के ज़रिए जो चीज़ें करवाना चाहता है, हम कह रहे हैं ना कि वो जंग के ज़रिए आपके न्यूक्लियर वेपन, वो इंडिया की धमकी और इंडिया की थ्रेट की बुनियाद के ऊपर आपसे करवा ले। लेकिन आप नहीं समझते कि इस ड्रामाई तब्दीली के बाद अभी रिसेंटली जब पाक अफगान कमीशन बना है और बाकायदा तौर पे हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म इस फौज के सरबराह सलार के साथ ISC का सरबराह को भी साथ लेके गया है, वहाँ पर बाकायदा कश्मीर की तश्कील दी गई है और वहाँ बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान ने पहली दफ़ा पाकिस्तान को ये एश्योरेंस दिलाई गई है कि पाकिस्तान जो है अब ISC के सरबराह के साथ मौजूदगी में ये बताया जा रहा है कि हमारी तरफ से अफगानिस्तान को कोई थ्रेट नहीं है। और ऐसा ही पाकिस्तान ने भी वहाँ से ज़मानतें हासिल की हैं कि यहाँ हिंदुस्तान के जो अदारे काम कर रहा जो दूसरे जो हैं काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो मुलव्वस हैं काम कर रहे हैं वो नहीं किए जाएंगे। ये मैं ये हायर लेवल सिनेरियो पेंट कर रहा हूँ। ये लोअर लेवल सिनेरियो जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान का सिनेरियो है जो कि नीचे सबटेरेनियन सिनेरियो ये भी बन रहा है जी जी। लेकिन उस सिनेरियो की अहमियत इसलिए नहीं है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान को कुछ कहेगा वो उधर तो उसकी फौज बैठी हुई है ना जी जी, पैसे भी देता है, तो क्या अफगानिस्तान उसको नो कर देगा? नहीं कर सकता। लिहाजा जो भी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होती है जितनी मर्जी हो जाए उसको वीटो करने की क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी अमेरिका के पास है। इसलिए मैं
इन चीज़ों पर मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्योंकि अगर वो ऊंची लेवल का सिनारियो यानी इंडो पाकिस्तान वॉर का सिनारियो, अमेरिका का पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बनाने की ख्वाहिश का सिनारियो, अगर ये प्रेसिपिटेट नहीं होते तो लोअर लेवल के सिनारियो जो है वो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो उन सिनारियोज़ में ये चीज़ हो सकती है कि हमारा जो कमीशन बना है उसकी वजह से वो और अमेरिका भी पीस चाहता है। अगर अमेरिका भी पीस चाहता है तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में कर रहे हैं वो भी तो पीस के लिए कर रहे हैं ना। जी। वो भी तो कोई वॉर के लिए नहीं कर रहे हैं। जी। तो हो सकता है कि वो उसको मान जाए। जी। लेकिन अगर हम दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अगर जैसे कि हमने कई दफ़ा देखा है, ईरान ने कई दफ़ा कोशिश की है कि उसके साथ उसकी सुलह हो जाए, लेकिन अमेरिका नहीं माना। जी। लिहाजा इस दफ़ा भी अगर हो सकता है कि अमेरिका जो है वो डिग्स इन इट्स हील्स कि नहीं, मुझे अपनी कामयाबी होनी है और उसकी कामयाबी पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना है, डी मिलिटराइज करना उसकी कामयाबी है। तो वो ये काम ज़रूरी नहीं है कि तोड़ा बोरा बना के करे, वो ज़रूरी ये भी है कि हिंदुस्तान की थ्रेट से करे और हिंदुस्तान की थ्रेट को पीछे वो अपनी थ्रेट हो कि तुम न्यूक्लियर बम नहीं इस्तेमाल कर सकोगे। लेकिन बरी साहब अभी एक बहुत हौशरुबा बात एक ये भी मीडिया में गर्दिश कर रही है और बड़े बाखबर ज़राए जो है इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि रेमंड जो कि पाकिस्तान में जिसे गिरफ्तार किया गया था, आप जानते हैं, वो रेमंड जो है अपने नए 300 से ज़ायद ब्लैक वाटर के नए एजेंट जो कि बड़े आला तरबियत याफ्ता है उनको लेके वो अफगानिस्तान पहुंच गया है और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा बैंकर्स उन्हें मुहैया किए गए हैं और वो वहाँ से जाके अपने इस नेटवर्क को दोबारा मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको याद हो तो आज से 3 साल पहले मैंने अपने कई मज़ामीन में इस बात का तज़किरा भी किया था कि किस तरह पाकिस्तानी एटॉमिक प्लांट के करीब जो है कुछ गैर मुल्की पकड़े गए जो कि यानी पश्तून लिबास में मौजूद थे और आपस में पश्तो बोल रहे थे और दर्री ज़ुबान बोल रहे थे आपस के अंदर। लेकिन बाद में पता चला कि ये ब्लैक वाटर्स के एजेंट हैं, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला जो था वो कोसार के थाने से उन्हें छुड़ा के भी ले गया। लेकिन आप नहीं समझते कि अब वो 3 रेमंड को यानी इस वजह से भेजा गया, उसे अफगानिस्तान में भेज दिया गया है और उसे मुतहर्रिक कर दिया गया है कि पाकिस्तान में नेटवर्क को फिर से इस्तेमाल करें। ये आप क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं जो कि अफगानिस्तान की सॉइल से पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। वो CIA खुद भी करा रही है, रेमंड डेविस का आप जिक्र कर रहे हैं, और वो रॉ भी करा रही है बलूचिस्तान में। ये हो रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान से सलामती के साथ निकलना चाहता है तो फिर उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन अब भी जारी रखे? मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका इस वक्त उसने फैसला कर लिया है कि वो पीसफुली निकलना चाहता है या पाकिस्तान को एक सबक सिखा कर निकलना चाहता है। ये फैसला भी नहीं हुआ। जब हम प्लानिंग करें, पाकिस्तानी प्लानिंग करें, तो हम इस पर प्लानिंग नहीं कर सकते अमेरिका क्या चाहता है, ये चाहता है ये वो चाहता है। अमेरिका की प्लानिंग ये होगी अगर ये चाहे तभी हम तैयार हैं, अगर वो चाहे तो तभी हम तैयार हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि वो पीसफुली निकलना चाहे। आप एक दफ़ाई तजर्बा निगार हैं, आप पाकिस्तान की इस अस्करी इदारे से सारी उम्र आप इसमें अपने काम भी किया है और बड़े अच्छे ओहदे से आप यानी फारिग भी हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त आपको पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है इतनी कैपेबल समझती है कि वो पाकिस्तान के यानी अमेरिका के इतने बड़े यानी इरादे के सामने डट जाएगी और उसमें मुकाबला कर लेगी? इधर बात डटने की नहीं है, बात यह है कि इनके खौफज़दा होते हैं या नहीं। इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो खौफज़दा नहीं हुए। अमेरिका से और इंडिया दोनों से मुकाबला इनका। ये नहीं कि इंडिया ने अपना काम ख़त्म किया हुआ है। इंडिया भी तो बलूचिस्तान में जारी है ना। और वो उसके भी क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन अमेरिका के भी जारी है। उन दोनों के बावजूद पाकिस्तान को खौफज़दा नहीं हुआ। बल्कि मैं तीसरी भी कहूँगा, उनके बाद तीसरी को बताया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो भी तकरीबन उनके साथ कोऑपरेट कर रही है। तो 3 फ्रंट खुले हुए हैं पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ। पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो तीनों के साथ मुकाबला कर रही है। क्या इनमें अहलियत है तो कर रही है ना। तो क्या ये समझा जाए कि गिलानी जो गए हैं अपनी अस्करी क़यादत के साथ मुल्क के वज़ीर आज़म, और इन्हीं दिनों में पाकिस्तान के जो सदर असफ अली ज़रदारी साहब हैं वो तुर्की में गए हैं और तुर्की में जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपनी तफ़ैली रियासत न समझे और हम जो है अपने कई फैसलों में अपनी मुल्क की सलामती के लिए उसमें आज़ाद भी हैं। ये भी तो एक ड्रामाई तब्दीली नहीं देख रहे आप सियासी? ये जो दूसरी कोशिश है, हमारी कोशिश ये है कि अमेरिका पीसफुली यहाँ से निकल जाए। और पीसफुल निकालने के लिए हम अगर अमेरिका डायरेक्टली तालिबान के साथ गुफ्त शनीद में कामयाब नहीं हो रहा तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे थ्रू कामयाब हो जाए, कि हमारी तालिबान के साथ बातचीत हो जाए। और अगर पाकिस्तान की डायरेक्टली ये जो कमीशन बना है उसके थ्रू बातचीत होती है या तुर्की के थ्रू होती है तो ये वो सिनारी है जो कि हमारी फेवर में है।
तो हम इस सिनारियो को क्रिस्टलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। लेकिन हम दूसरे सिनारियो के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। जी जी। कि अगर ये सिनारियो यानी अमेरिका की पीसफुल निकलने के साजो सामान हम करते रहें, लेकिन अमेरिका तैयार ना हो और इंडो ज़ायनिस्ट लॉबी कामयाब हो जाए और वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ का इदराक होना चाहिए और दोनों के लिए तैयार होना चाहिए। नाज़रीन, अब हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं और इस तरह मैंने आपसे अफसर्स किया था कि पिछले प्रोग्राम में ये बात एक तशना रह गई थी और इसलिए मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में अपने ब्रिगेडियर साहब से यही सवाल उनके सामने रखा, ताकि मैंने कहा कि वो जो तशनगी है उस प्रोग्राम की उसमें ख़त्म किया जा सके। अब हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। इसके बाद हम पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो मुश्किलात हैं उसका जिक्र करेंगे। मैं इससे पेशतर कि मैं इस मामले को और मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये ड्रामाई तब्दीली जो है इसके अंदर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको आगाह रखना ज़रूरी है। हम आपको आगाह भी रखेंगे और आपको लम्हा बलम्हा की जो ज़रूरत है उससे भी आगाह रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी पाकिस्तानी शहरियों को जो और मुश्किलात दरपेश है, इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है जो और मुश्किल से करा रही है, बल्कि चिल्ला रही है, बल्कि मर रही है और खुदकुशियां जारी हैं पाकिस्तान के अंदर, उन मुश्किलात की तरफ भी हम आपकी तरफ यानी जो मेहमान हैं इनकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे, उनका भी उनसे हल पूछेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये ग्रेट वॉर का जो एक हिस्सा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया पहला पूरा प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम का आधा हिस्सा भी। लेकिन यह है कि इस प्रोग्राम के वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हम उन मुश्किलात की तरफ अपने मौजूद मेहमान से सवालात करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। अब हमारे साथ रहिए। इस वक्फे के बाद इंशाअल्लाह फिर आपके पास हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ समीउल्लाह मलिक तज़किया प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, जिस तरह पिछले वक्फे से जाने से पहले मैंने ग्रेट वॉर का जिक्र किया था और मैंने इसके साथ ये भी तज़किरा किया था कि हमारी कौम जिस मज़ीद मुश्किलात जो माशी मुश्किलात हैं उसमें भी दरपेश है। इस वक्त पाकिस्तान में जिन मुश्किलात का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मैंने महंगाई का, बहुत बेरोज़गारी का, बिजली का, गैस की लोड शेडिंग, गैस और बिजली की लोड शेडिंग का जो तज़किरा हो रहा है, इसने पाकिस्तानी आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। ख़ुसूसी तौर पर इन तमाम बुनियादी ज़रूरियात का ना मिलना इसने आवाम को बहुत परेशान कर रखा है। और सही बात यह है कि पाकिस्तानी आवाम का बहुत बुरा हाल इस वक्त चल रहा है। हमारे मौजूद मेहमान को कि एक पाकिस्तान की एक नौज़ायदा पार्टी रफ़ा के भी सेक्रेटरी जनरल हैं और हमने इसलिए निज़ामत दी है कि अपनी इस पार्टी के अंदर यकीनन उनके अपने विजन में इसके बारे में इन मुश्किलात का हल भी इनके पास होगा। और मैं चाहता हूं कि अभी मैं इस सारे प्रोग्राम के अंदर सारी इन मुश्किलात की जो फहरिस्त है वही सामने आपको तज़किरा नहीं करूंगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक और मुश्किल का इनसे तज़किरा भी करेंगे, उसका हल भी पूछेंगे। खास तौर पर जो मेजर मुश्किलात हैं उसके बारे में मैं देखता हूँ इस मुश्किलात को हल करने के लिए जनाब ब्रिगेडियर साहब के पास क्या इनके पास हल है। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमें जो कौमी यकजहती का फकदान है ये क्यों है? क्या ये फकदान हकीकी है, ये गैर हकीकी, या आजी है, या इस फकदान या इस मुसाइब और परेशानी का मुस्तकिल होने का कोई खदशा बाकी है? मेरी नज़र में ये हमारी कौम मुत्तहद है। हमने देखा है जब फ्लड आए, जब ज़ल्ज़ला आया और जब भी कोई मुश्किल का वक़्त आन पड़ा तो कौम हमेशा यूनाइटेड रही है। लेकिन हमारी सियासत जो है उसको चूँकि नफरियाती और तबकाती और इस किस्म की चीज़ों पर मुश्तमिल है, इसके ऊपर मबनी है, इसलिए हमारे इख्तलाफात जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के 4 सूबे और 5वां कश्मीर जी, ये कि लोग जो हैं उन सब की अभी ज़बान एक हो चुकी है, सब उर्दू बोलते हैं जी। रिटन लैंग्वेज के ज़माने में थोड़ी बहुत रिटन लैंग्वेज सिंधी थी, लेकिन अभी वो सिंधी का भी इस्तेमाल ख़त्म हो गया जी जी। पहली ANP की हुकूमत आई थी, उसने पश्तो मीडियम स्कूल खोले थे, वो उनको बंद करने पड़े। अभी पाकिस्तान में रिटन लैंग्वेज जो है सबकी उर्दू है। लिहाजा ये किसी न किसी हुक्म से नहीं हुई, ये है कि इंसानों की ज़रूरत थी। एक पठान को जब कराची में जाकर नौकरी करनी होती है, जो कि उसकी ज़रूरत है, माशी ज़रूरत है, तो पश्तो काम नहीं आती उसको उर्दू। जब उसको उधर उसका गुजारा नहीं होता, उसको मार पड़ती है, तो फिर उसको पश्तो याद आती है और पश्तून इत्तेहाद बनता है।
जी। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी सियासत की पैदावार है जी। यानी खा वो एथनिक पार्टीज़ का बनना वो भी सियासत की पैदावार है जी जी। जिसमें कि ये लिसानी मसाइल को हवा दी जाती है, या रेशल मसाइल का जिक्र करना कि पठान पंजाबी बलोच, वो भी ये सब गैर ज़रूरी और गैर हकीकी चीज़ें हैं। बलूचिस्तान की मिसाल लीजिए, इसकी पॉपुलेशन है 7 मिलियन जी, जिसमें बलोच जो है वो 2.5 मिलियन है, जी जी। 3 मिलियन पठान है, अच्छा अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर 3 मिलियन, और सिर्फ आधा मिलियन जो है वो ये बरोही और बाकी जो किस्म के लोग जो हैं वो पंजाबी भी मौजूद है वहाँ में। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी कौमें, 7 कौमें वहाँ रहती हैं जी, लेकिन वो आधा मिलियन जो है। और इसकी तनाजुर में देखिए पंजाब में 8 मिलियन बलोच रहते हैं। अच्छा अच्छा, 2.5 मिलियन बलूचिस्तान में, लेकिन 8 मिलियन बलोच जो है वो पंजाब में रहते हैं। 6 मिलियन बलोच सिंध में रहते हैं। जी। आज का आपका सदर आसिफ अली जरदारी बलोच है जी। इससे पहले एक सदर रह चुके हैं लगारी, फारूक लगारी, वो भी बलोच थे। जफर जमाली भी बलोच थे, जफरुल्लाह बजाली वज़ीर आज़म रह चुके हैं। लिहाजा इस चीज़ में कोई सदाकत नहीं है कि बलोचों के साथ जुल्म हो रहा है जी, और अगर हो रहा है तो कौन कर रहा है जी। यानी क्या बलोच तो माइनॉरिटी है इसलिए उन पर जुल्म हो रहा है, पठान जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वो तो पंजाबी कहते हैं। लिहाजा इसकी बुनियाद जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, इसकी बुनियाद जो है वो सियासतदानों की लैंग्वेज है। हम सियासतदान जो है इनका जिक्र करते हैं बलोचों के साथ जुल्म हो रहा है, या आप ये समझते हैं कि यानी जानबूझ के यानी पंजाब को एक बड़ा सूबा है उसके खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए दुश्मनी की एक साजिश है कि वहाँ पर पंजाबी को मुर्द इल्जाम ठहराया जाए कि बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर जो है पंजाबी जुल्म कर रहा है, क्योंकि वो एक तो जवाब नहीं देते, दूसरा यह है कि उनको आप कहें आप ज्यादती कर रहे हैं तो फौरन तैयार हो जाते हैं कि अगर आप वाकई कोई ज्यादती कर रहे हैं तो हमें बताइए हम क्या करें, उसका अजाला कर दें। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो NFC अवार्ड आया है जी, उसमें पंजाब को कुर्बानी देने के लिए कहा गया, उसने बिल्कुल इंतराज तक नहीं किया, बिल्कुल इनकार नहीं किया जी जी। यानी ज्यादा सबको ज्यादा हिस्सा मिला जी जी। कथा किसका? सिर्फ पंजाब का या फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट भी पंजाब ही समझा जाता है जी जी जी। ज्यादा कुर्बानी देने वाले थे फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब, और ज्यादा हिस्सा लेने वाले थे दूसरे, और किसी पंजाबी ने उसका कोई शिकायत की है? नहीं, किसी ने शिकायत नहीं। अच्छा, अभी आपने ये फरमाया कि अगर किसी पठान को कराची में जाकर मुलाजमत की जरूरत पेश आती है तो उसे उर्दू बोलनी पड़ती है, और जो पख्तूनों ने भी यानी ANP जो आई तो इन्होंने भी अपने पठान जो थे पख्तून जुबान स्कूल जो थे खासतौर पर वो बंद करने पड़े। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी नज़र में तलीमी निसाब में और हमारे दानिश का कोई उसमें कोई फ़िकदान है, या ये तसर देते हैं कि पाकिस्तान में लसानी और दूसरे मसल की बड़ी नफरतें पैदा हो गई हैं? दरअसल ये इस जनरल ज़ियाउल हक को भी इस बात का मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि उसके ज़माने में लसानियत बड़ी उरूज पे गई और असबियत का भी बहुत यानी उसमें ज़्यादा हुआ। आप इस दो तस्वर पे क्या यानी अपने ख्याल का इज़हार फरमाएंगे? ये वाकई ये सही है कि ये जो MQM है ये ज़ियाउल हक ने बनाई ताकि पीपल पार्टी का किसी न किसी तरीके से तोड़ निकाला जाए। लेकिन मैं माफ़ कीजिएगा, मैं सवाल में ज़रा एक और लुत्फ़ा आपको अर्ज़ कर दूँ आप सामने कि अगर ज़ियाउल हक के ज़माने में और ज़ियाउल हक को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है, वो कहता है ये एक मिलिट्री डिक्टेटर है, इसलिए आमरीत की ये पैदावार है, जमहूरियत भी और ये लसानियत भी और असबियत भी, और इसका जो ठीक हल है वो जमहूरियत है। और जमहूरियत का इस कदर राग अलापा गया कि पता नहीं जमहूरियत के आने से कोई शहद की नहरें आ जाएंगी और ये तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज की जो बदतरीन जमहूरियत, हमने तो जो जमहूरियत के बदतरीन तजर्बे पाकिस्तान में देखे हैं, हमने उसको भी किसी आमरी से कम नहीं देखा। ये आजकल एक जमहूरी आमर के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये भी है कि हमारे यहाँ जमहूरियत और अमरीत दोनों में तनज़्ज़ुल आया है। पहला आमिर था अयूब खान, उसके ज़माने में इक़्तिसादी तरक्की हुई, लेकिन उसने 10 साल हुकूमत करने के बाद बजाय इसके कि अपने आइन के मुताबिक चला जाता, उसने अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश की। इसमें उसका आइन भी गया, उसका निज़ाम भी गया, उसने जो कुछ इस्लाहात की थी वो सब के साथ जो है थी वो ख़त्म करनी पड़ी जी। दूसरा डिक्टेटर आया याह्या खान, उसको तो ईस्ट पाकिस्तान में इन्वॉल्व हुआ, शराब और लड़कियों से उसको होश नहीं थी। तीसरा डिक्टेटर आया ज़ियाउल हक, तो उसने कहा कि ये चूँकि ये इस्लाम से हम बेबहरा हो गए, दूसरी तरफ चले गए हैं
और चूँकि भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी वो निज़ाम मुस्तफ़ा कहलाती थी, तो उसने अपनी एक लॉबी जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा की लॉबी बनाने की कोशिश की। लिहाजा फ़ौजियों ने भी सियासत की। जी जी। मुशर्रफ ने भी फिर अपनी पार्टी बनाई, उसने उसी मुस्लिम लीग को में तोड़ लिए, नून लीग में से ज़्यादा बंदे तोड़ के काफ लीग बना ली। फ़ौजियों ने भी सियासत की और सियासतदानों ने तो सियासत करनी ही थी। जी जी। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में सियासत की डगर एक ही है। जी जी। और वो सियासत जो है वो अभी मसलक और एथनिक लॉबीज़ को इस्तेमाल करने की है। कोई लोग सिंध कार्ड का, बलूचिस्तान कार्ड का जिक्र होता है, ये एक किस्म का आप एथनिक लॉबीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जी। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पार्टियां बन रही हैं, सुन्नी तहरीक भी बन रही है और सिपा साहबा भी बन रही है और फ़िक़ा जाफरिया वालों ने भी अपनी बनाई हुई है। तो मसलक को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और एथनिक को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं वो अपनी जगह से हट गई हैं। तो ये जो आपने कहा ना कि हमारा निसाब तालीम और हमारा निज़ाम तालीम इसका रिस्पॉन्सिबल है, ये मैं इससे एग्री करता हूँ जी जी। कि हम पाकिस्तान की अव्वल तो तारीख लिखते नहीं हैं जी। और अगर लिखते हैं तो वो हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है। उसकी ज़बान इस्लामी किस्म की होती है, जी जी। यानी वो देवबंद से आती है, जो कि उनके ख्याल में भी टू नेशन थ्योरी गलत थी, हिंदुस्तान की तकसीम नहीं होनी चाहिए थी। लिहाजा आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये हिंदुस्तान के हिंदू अगर ये कहता है तो हम उसकी बात ना मानते। लेकिन मौलवी साहब आप ये भी देखिए कि देवबंद का पूरा जो एक हल्का अहबाब थे वो पूरे के पूरे पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं थे। उनमें से शबीर उस्मानी साहब का किरदार भी आपके सामने वाज़ेह है। जो मैं मुखालफत और हमायत की बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि हमने किस चीज़ को बाय किया। पाकिस्तान का जो साहिब इक़्तिदार लोग थे उन्होंने हिंदुस्तान का कौन सा प्रोपेगेंडा बाय किया जी। जो प्रोपेगेंडा ये बाय किया कि पाकिस्तान का बनना में गलत था। जी जी। कायदे आज़म सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, ये बातें हो रही हैं आज भी हो रही हैं 7 साल के बाद। और वो कह रहे हैं कि कायदे आज़म सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, जो कि खुद कायदे आज़म को नहीं मानते और पाकिस्तान की तहरीक के खिलाफ मुखालिफ है, आज भी मुखालिफ है। जी जी। लेकिन वो कायदे आज़म को इस्तेमाल इस बात के लिए ज़रूर कर लेते हैं वो सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, हालांकि ये भी हकीकत नहीं है। कायदे आज़म की जो जिस चीज़ को डिस्टॉर्ट किया जाता है, जिस तकरीर को डिस्टॉर्ट किया जाता है, वो तकरीर भी ये कहती है कि अब चूंकि पाकिस्तान बन गया है, अभी शहरी के तौर पर सब लोग बराबर है, उनका दीन जो मर्जी हो। तो वो तो हकीकत है। क्या इस्लाम में तमाम शहरी बराबर नहीं होते? क्या दुनिया के सब मुल्कों में तमाम शहरी बराबर नहीं होते? तो उन्होंने कैसे ऐसी बात की? तो ये कोई सेकुलरिज्म का असूल नहीं है, ये यूनिवर्सल असूल है कि एक मुल्क में ख़ाब कोई भी मुल्क हो तमाम शहरी बराबर होते हैं। दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसमें तमाम शहरी बराबर नहीं है, उसका नाम है इसराइल। जी जी। उसका जिक्र नहीं होता और जब जहाँ पर और वो सेकुलर भी गलत है। जी जी। लेकिन हम लोग जो कि इसका सेकुलरिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये यूनिवर्सल थ्योरी है कि तमाम शहरी बराबर होते हैं। लेकिन आपका जो प्रोपेगेंडा है उसकी शक्ल यह है कि पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी जो थी उसकी अफादियत मानजू कि जैसे इस्तेमाल की ये हकीकत नहीं थी। जी जी जी। उसकी अफादियत ये लफ्ज़ इस्तेमाल जाते हैं, वो पाकिस्तान के बनने तक तो थी, अब उसकी अफादियत नहीं रहेगी। कायदे आज़म सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे। पाकिस्तान को तो अंग्रेज़ों का गिफ्ट है क्योंकि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी मदद की थी और उन्होंने हमें हमारे ऊपर मेहरबानी करके हमें पाकिस्तान दे दिया। सब इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा से थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तारीख को मसख किया जाता है और ये तारीख हमारे मदरसों में, हमारे स्कूलों में मसख होनी शुरू हो जाती है। अब तो साहब हमारे निसाब के अंदर से जिहाद का दर्स भी निकाल दिया गया है और हिंदुस्तान के बारे में जो मोहम्मद बिन कासिम की कहानी थी उससे ये कहा गया है कि वो क्योंकि हिंदुस्तान से हिंदू से नफरत पैदा करती है इसलिए उसे भी निकाल दिया गया है। और ये सारे का सारा काम जो है ये मुशर्रफ के दौरे ज़माने में हुआ और आपके जो काजी जावेद अशरफ जिन्हें वज़ीर तालीम बनाया गया वो उन्होंने ये सारा काम किया। आखा बोर्ड भी इसकी वाज़ेह मिसाल है। मैं जरा और थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ आपको। ये बताइए कि बाहर ये तो हम मानते हैं कि गुर्बत और जो बेरोजगारी है ये इंसानी अहमियत में बड़ा असर डालती है। ये बढ़ती हुई रोज़ रोज़ की खुदकुशियाँ और ट्रेन के तरह आके पूरे ख़ानदान का सर कटवा देना और दरियाओं में छलांग लगा देना, माँ का अपने बच्चों को जहर दे के खुद भी जहर फांक देना, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं।
अब ये देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े जो ज़री माहिरीन हैं और इक़्तिसादी माहिरीन हैं, वो अपने बड़े मनसूबे भी पेश किए जा रहे हैं। और बदनसीबी ये है कि हमारी गुर्बत को दूर करने के जो मनसूबे हैं वो 3-7 स्टार्स होटल में पेश किए जाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए लगा के कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाती हैं, लेकिन वो सारे नाकाम होते जा रहे हैं। आप इस नाकामी की जिम्मेदारी क्या मैनेजमेंट को समझते हैं या पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन को समझते हैं? ये आपने बहुत सारे सवाल पे सवाल हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई और बेरोज़गारी, ये 3 मसले जो हैं जिससे कि हर आदमी इफ़ेक्ट हो रहा है जी, और ये बढ़ती जा रही है। इसकी वजह ये थी कि किस ज़माने में जब कम्युनिस्ट लोगों ने प्लानिंग शुरू की और 5 ईयर प्लान बननी शुरू की हुई जी, तो बड़े खूबसूरती के साथ वर्ल्ड बैंक और IMF ने आपको ये सबक सिखाया कि प्लानिंग बहुत अच्छी चीज़ है। जी जी, लेकिन उनकी प्लानिंग जो थी वो बेस थी इस बात के ऊपर कि आपके पास ज़्यादा कौन सी चीज़ है। जी जी, ज़्यादा चीज़ थी मैन पावर, कैपिटल कम था उनके पास। जी जी, ज़्यादा वो उनकी मैन पावर के ऊपर प्लानिंग होती थी। चाइना ने जितनी पहले सालों में तरक्की की वो मैन पावर के बेसिस के ऊपर की। एक गांव है, उसमें ज़मीन इतनी है, बंदे इतने हैं, तो अगर इस ज़मीन को काश्त करने के लिए कितने बंदे चाहिए, इतने बंदे चाहिए। बाकी जो है उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए कम्यून में इंडस्ट्री कायम की जाए, खड्डियाँ लगाई जाएँ, मुर्गी पाली जाए और चीज़ें यानी सब्ज़ी काश्त की जाए वगैरह वगैरह। यानी उनकी जो प्लानिंग थी वो कैपिटल के ऊपर बेस नहीं थी, उनकी प्लानिंग अबंडेंट रिसोर्स यानी मैन पावर के ऊपर बेस थी। हमने जब ये इस चीज़ को अडॉप्ट किया तो वो कैपिटल बेस्ड हो गई, और कैपिटल बेस्ड हुई क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं था, लिहाजा हमने पैसा उधार लेना शुरू किया जी। ज़्यादा IMF और वर्ल्ड बैंक ने आपको पैसे देने शुरू किए, उन्होंने पैसे दिए, फिर उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ भी अख्तियार की। तो लिहाजा इस मामले का जो जड़ है वो 50s में स्टार्ट हुई है, जब उन्होंने ख़तरा महसूस किया कि अगर उन्होंने 5 ईयर प्लानिंग उस तरीके से करनी शुरू कर दी जैसे कि सोशलिस्ट ममालिक में हो रही है जी। तो फिर तो ये लोग जो हैं ये खुशहाल हो जाएंगे, बराबरी भी आ जाएगी, मुसावत भी आ जाएगी। ये तो उनके लिए ख़तरा महसूस किया, लिहाजा उन्होंने प्लानिंग का नाम रखा लेकिन प्लानिंग की शक्ल तब्दील कर दी। और ये तरीका, ये जो आपका निसाब तालीम की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये किसी अच्छी बात के ऊपर होती हैं। मतलब अमन के नाम पर जहाद का जिक्र ख़त्म हो जाए, अमन के नाम के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम का तारीख को मसख किया जा रहा है जी बिल्कुल अमन के नाम के ऊपर, और इसको मसख किया जा रहा है कि तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के नाम के ऊपर। यानी आपकी 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान जो है उसकी बेसिस हमने बना दी स्केर्स कैपिटल जो कि हमारे पास है नहीं जी जी जी, और जो अबंडेंट रिसोर्स है मैन पावर उसकी प्लानिंग नहीं हुई। तो लिहाजा ये जो इस वक्त एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, एक रेवोल्यूशनरी चेंज की। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि क्या ये मैनेजमेंट की गलती है या करप्शन की वजह से हो रहा है? मैं कहता हूँ असूली तौर पर ये जो मैनेजमेंट की गलतियाँ फिर इनको बाद में आ जाती हैं जी, लेकिन असूली तौर पर पाकिस्तान में जो मैनेजमेंट का असूल अपनाया गया वो था 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान। लेकिन वो प्लान जो थी उसकी बुनियाद स्केर्स कैपिटल थी, उसकी बुनियाद अबंडेंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं था जी जी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने की बात है कि ये बाकी बातें भी, यानी ये पाकिस्तान में करप्शन है फॉर एग्जांपल जी जी, ये रिस्पॉन्सिबल। देखिए करप्शन जो है आप हमारी माशी और समाजी यानी तरक्की में एक नासूर इख्तियार कर गई है, करप्शन नासूर की तरह सरायत कर गई है। अब आप ये देखिए कि यानी मुल्क का किसी इदारे को भी आप हाथ लगा लें, हर जगह करप्शन जो है तरक्की की राह जो है उसके आड़े आ रही है। अब आप मुझे बताइए कि अब आप क्योंकि रफा पार्टी की बात कर रहे हैं, इसके विजन की बात भी आपसे इंशाल्लाह करेंगे, आपके नज़दीक इस करप्शन का तदारक कैसे हो सकता है और कैसे हो सकता है इसका यानी कोई ठोस हल इसका बताइए जो कि यानी इस नासूर को ख़त्म किया जा सके। बल्कि करप्शन कैंसर की तरह फैल गया है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? करप्शन के 2 वजूहात होते हैं। एक होता है डिस्क्रिशनरी पावर्स, कि आपने कुछ लोगों को इस किस्म की पावर दी होती है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और किसी को जवाबदेह नहीं होते, राइट। और दूसरा ये है कि आप अगर कोई इनकम आपके पास ज़्यादा करप्शन से आप पैसा इकट्ठा कर लें तो उसको आप बाहर भी बेच सकें और पाकिस्तान में भी जैसा जितना मर्जी उसका इजहार करें और लगाएं उसको और उसको इस्तेमाल करें और उसको कोई पूछ किछ ना हो। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें। अभी ये जो सवाबदीदी इख्तियारात जिसको हम कहते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर के पास सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि वो अवान क्या नाम है उसका पूरे का, बाबर अवान को
सैंक्शन दे देता है कि इतने बिलियन रुपए लेकर जाके ब्राइब करो वकीलों को और आसमा जहांगीर को बनवा दो सुप्रीम कोर्ट की बार का प्रेसिडेंट जी, और ये लीगली किया है। यानी ये सवाबदीदी इख्तियारात हैं प्राइम मिनिस्टर के कि वो जिस चीज़ के लिए चाहे वो एक समरी पेश होती है और उसके ऊपर उसके सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि उसने हर MNA MPA को 1 करोड़ रुपया उसको दिए जाते हैं कि अपने इलाके में तरक्याती काम करे, वो अपनी जेब में डाले, तरक्याती काम करे, जो मर्जी करे जी जी। यानी ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है। इसका तदारुक कैसे होगा? एक तो ये सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाए, यानी ये पहली बात। दूसरी ये है कि जब आदमी अपने मीन से ज़्यादा दौलत शो कर रहा हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का इस मुल्क में भी सिस्टम है, हर दुनिया के कैपिटलिस्ट मुल्क में भी सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ तो जनाब अभी 3 दिन पहले हमारे जो असम्बली के जो मेंबरान हैं और वज़रा हैं सब ने अपने गोशवारे पेश किए हैं, उनमें तो कोई भी ऐसा सारे गरीब हैं। आपको सुन के हैरत होगी कि कौमी असम्बली की जो कैंटीन है उसके अंदर कैंटीन के अंदर ये जो खाने पीने की जो अशिया है वो आप जो इतनी मुरगन ग़ज़ाएं और कम से जितनी भी है वो 5 रुपए में एक खा सकता है, जिसके अंदर स्वीडिश भी शामिल है। और ये यानी मुल्क की कौमी असम्बली जहाँ पे जो कि हमारी किस्मत की तकदीर बदलने वाले लोग बैठे हुए हैं, वहाँ की कैंटीन का ये आलम है। और कुछ कैंटीन में सब्सिडी कर रही है हुकूमत इन तमाम गरीबों को खाना खिलाने के लिए। तो आप उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये है एक तो सवाबदीदी इख्तियारात जो है ना ये ख़त्म होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे DC तक और SDO तक सवाबदीदी इख्तियारात किसी की बात नहीं होनी चाहिए। हमारी करप्शन के खिलाफ वाज़ेह कानून मौजूद हैं, उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपके सामने इस मुल्क के अंदर जो हमारे मुल्क का जो सदर है उसके खिलाफ जो ये भी तो कानूनन हो रहा है ना, ये समरियां जो हैं और ये करोड़ रुपया MNA MPA को दिया जा रहा है और हर बड़े अफसर के साथ को उसके सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि तुम्हारे लिए इतने पैसे रिजर्व की दिए जाए। सीक्रेट फंड भी कभी कभी उसको कहा जाता है, उसके बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ये जमहूरियत के लोग हैं, ये जमहूरियत का मतलब जमहूरियत अमरीत का फर्क नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जमहूरियत ही रही है, आमरों ने भी जमहूरियत ही कायम किया है, क्योंकि आइन कभी सस्पेंड नहीं हुआ, कानून कभी सस्पेंड नहीं हुआ और ये तमाम काम जो है ये हम कानूनी तरीके से करते हैं। लिहाजा ये कानून में तब्दीली की जरूरत है कि सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म होने चाहिए। दूसरी बात मैं दो इससे बड़ी बातें करना चाहता हूँ, एक सवाबदीदी इख्तियारात और दूसरी ये कि जो आदमी भी अपने मीन से ज़्यादा उसके बाहर असासे हों या अपने मुल्क में हों या ख़र्चा ज़्यादा कर रहा हो तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक महकमा होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए और उसके साथ उसका यानी रिपोर्ट करने वाले के लिए कौन उसको रिपोर्ट करता है, कौन उसको इन्वेस्टिगेट करता है और कौन उसको पनिशमेंट देता है। ये तीनों जो हैं ये एक निज़ाम का हिस्सा हों, लेकिन तीनों मुख्तलिफ लोग करने वाले मुख्तलिफ हों। रिपोर्ट करने वाले आप और मैं हूँ, इन्वेस्टिगेट करने वाला दूसरा बंदा और पनिशमेंट करने वाला तीसरा इदारा हो। जब ये दिन और इस मुल्क में आप देख लें ये यहाँ पाकिस्तान में तो तीसरा अदारा मौजूद है अदलिया की शक्ल में, वहाँ पे नैब भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद यानी आला अदालत के उसके जो फैसले हैं उसे सब कुछ डाल के वो सारा काम हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है कि आपके एक आदमी लिविंग बियॉन्ड हिज मींस उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि उसके पास ज़ाती गाड़ी नहीं है। नहीं, आप तो बता रहे हैं कि जो है वो तो है करप्ट है हमारा मुल्क। करप्शन जो है वो वज़ीर आज़म इसीलिए मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि एक तो सवाबदीदी इख्तियारात इन लोगों के पास नहीं होने चाहिए जी। अभी इस वक्त सवाबदीदी इख्तियारात ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो अपने दस्तखतों के साथ अपनी जेब में पैसे डाल सकता है, यानी उसको चेक साइन करने की इजाज़त है। तो लिहाजा एक कानून ये कानूनी तौर पर हो रहा है सब कुछ करप्शन कानूनी भी है। मैं ये बता रहा हूँ ये कानूनी करप्शन जो है ये इसके लिए कानून तब्दील होकर ये सवाबदीदी इख्तियारात बंद होने चाहिए। दूसरा ये है कि एक बंदा जो हुज लिविंग बियॉन्ड हिज मींस उसको इन्वेस्टिगेट करने का कोई सिस्टम होना चाहिए और उस सिस्टम का सिर्फ मैं सिस्टम कह के इसलिए ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये तो आसान जवाब है, हर चीज़ का हम कहते हैं कि निज़ाम तब्दील होना चाहिए। मैं तो कैसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें रिपोर्ट करने वाला एक बंदा हो, वो अवाम हो, आप लोग हो, फिर इन्वेस्टिगेट करने वाला दूसरा बंदा हो, फिर पनिशमेंट करने तीसरे वाला तीसरा अदारा हो। तो ये तीनों अदारे जो हैं और ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखेंगे जी। और फिर ये जो नजर है, लेकिन कम से कम कोई कानून तो हो कि एक आदमी इज लिविंग बियॉन्ड हिज मींस उसकी कोई इन्वेस्टिगेट किया जाए।
आजकल तो आप कोई कुछ कर ही नहीं सकते। आजकल आप किसी को कहें तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ सबूत है तो खुद अदालत में चले जाओ। जी, मेरे पास सबूत है तो मेरे पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो नहीं है ना जी जी, जो प्रूफ इकट्ठे करे। मेरे पास तो पनिश करने की कोई एजेंसी नहीं है, लिहाजा ये तो हुकूमत को प्रोवाइड करनी है। लिहाजा अगर कल को फर्ज कीजिए रफ़ा का किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में कोई भी हिस्सा बनता है तो हम एक ऐसा निज़ाम इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पर रिपोर्ट भी हो सके, इन्वेस्टिगेट भी हो और पनिशमेंट भी की जा सके। और जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी। नाज़रीन, अब आपने देख लिया, रईस साहब भी फरमा रहे हैं, अपने रिफा के बारे में इसको इशारा किया है कि अगर रिफा कभी मुल्क के अंदर इक़्तिदार में कभी किसी हालत में भी या किसी हिस्से में भी शरीक होती है तो वो इस बात का वादा कर रहे हैं कि हम इसके बारे में एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम जो आपके सामने लाएंगे जहाँ पे हर शहरी को इस बात का हक हो कि हुकूमत की शाह खर्चों का हिसाब ले सके। गो आज भी ये कानून मौजूद है, लेकिन इसके लिए ज़रा आप ये जो अभी 3 दिन पहले जो हमारे यानी हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर जो गोशवारे पेश किए गए हैं उसमें भी आप नजर दौड़ा लीजिए कि हमारे बेशतर जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो कितने गरीब हैं और कितना बेचारे वो टैक्स भी देते हैं। बगैर सब आप मुझे ये बताइए कि महंगाई का रोना सब रोते हैं यहाँ पे। हाँ, सब हुकूमतें महंगाई का रोना होती है, बल्कि आवाम के साथ साथ जो हुक्मरान हैं जिनका काम है महंगाई को कंट्रोल करना वो भी महंगाई का रोना रो रहे हैं और वो कह रहे हैं हाँ जी वाकई बहुत महंगाई हो गई है। लेकिन कभी भी कुछ सियासी पार्टी का आदमी इस महंगाई को खत्म करने का कोई मनसूबा ना तो तैयार करता है ना बताता है, और जो बताता भी है तो वो झूठ बोलता है और उस पर अमल नहीं होता। और हमारे यहाँ महंगाई का इलाज ये बताया गया कि एतवार बाजार लगा दिए, एतवार बाजार के अंदर अशिया रख दी गई हैं और कमबख्त एतवार बाजार जो है आम बाजार से ज्यादा महंगे दामों पर चीजें जो फरोख्त कर रहे हैं। आपका क्या, आप रिफा पार्टी में आके इस महंगाई को रोकेंगे कैसे आप? महंगाई को अफराद-ए-ज़र भी कहते हैं जी, और अफराद-ए-ज़र जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में होती है, हर जगह होती है। इसको अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहा जाता है। जी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं, ब्रॉड तरीके। एक होती है मॉनेटरी मीन्स और एक है फिस्कल मीन्स। फिस्कल मीन्स है कि आप टैक्स बढ़ाएं और लोगों की तनख्वाहें घटाएं। जी जी, लेकिन मैं फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही कहूँगा कि मॉनेटरी मीन्स जो है वो है कि जिनका ताल्लुक है जो कि स्टेट बैंक करता है, और फिस्कल मीन्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, टैक्स लगाती है जी। लिहाजा ये दोनों मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी थ्योरी प्रैक्टिस मौजूद है। पाकिस्तान में जो हालत मौजूद है और इन थ्योरी और इनकी प्रैक्टिस जो मौजूद नहीं है, ये और तलब और लंबा मसला है, क्योंकि सिर्फ ये है कि हमें एक तो समझना चाहिए कि इन दोनों का फ़र्क क्या है, और दूसरा फिर ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात में कौन से मीन्स बेहतर हैं, और इन विद इन द स्पेक्ट्रम ऑफ मीन्स अगर 10 मीन्स अवेलेबल हैं तो 2-3 मीन्स हम कौन से इस्तेमाल करें जिससे कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया बगैर साहब, माफ़ कीजिएगा, अभी मेरा तो ख्याल था कि हम इस प्रोग्राम आज के प्रोग्राम में उसका पूरा अहाता करेंगे जिसके बारे में हमने प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन मुझे लगता है कि हम आपको बार बार ज़हमत देंगे यहाँ पे। मेरा ख्याल तो ये था कि एक प्रोग्राम में इस मुश्किलात का हम अहाता कर सकें जो कि हम नहीं कर सके। अगले प्रोग्राम तक नाज़रीन अब इजाज़त दीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम अगले और चंद प्रोग्राम में ब्रिगेड साहब को ज़हमत देंगे, वो तशरीफ़ लाएँ और बाकी सवालात का भी जवाब दें। स्टे ट्यून्ड विद अस, फिर आपके पास हाजिर होंगे। अपना अपने साथियों को ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।